हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। कल क्लास नहीं आ पाई थी, सभी को पता ही है। मैंने मैसेज कर दिया था टेलीग्राम पे कि बहन की बेटी बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, अभी भी आईसीयू में ही है। तो अब क्लास करनी है, करते हैं क्लास। जो हमारा टॉपिक चला हुआ है, एक मैराथन हम कर चुके हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की। ये रिवीजन सीरीज़ है। बहुत ज़्यादा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो क्लासेस मैंने कराई हुई हैं। मुझे 30 के आसपास क्लासेस करा चुकी हूँ मैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की। यानी अगर आपको रैंडम कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ना है तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है रिवीजन सीरीज, इसमें सारे कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉलेज विद भावना को भी और लेट्स क्रैक को भी। कॉलेज विद भावना पे बीएड की क्लासेस चल रही हैं। हम कॉमन सब्जेक्ट सारे कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी अब दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि 2 महीने 3 महीने पहले मैंने टॉपिक स्टार्ट किए थे, अब तक कंप्लीट हो पाए हैं। अब सारों का रिवीजन कर रहे हैं, जिनका कुछ छूट गया था या नहीं पढ़ पाए तो रिवीजन सीरीज़ में पढ़ लेंगे। रिवीजन सीरीज़ काफ़ी बड़ी होने वाली थी, बस ये है कि घर में प्रॉब्लम चल रही है तो इस वजह से अच्छी तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पा रही। सोच रही थी कि 2-2 3-3 घंटे की 3-3 4-4 क्लास में पूरी बुक कंप्लीट करा दूंगी, लेकिन अब देखते हैं जैसे भी आगे सिचुएशन बनती है। बाकी लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें, यहाँ सी टेट की क्लासेस हम करने वाले हैं और यूपी टेट की सीडीपी मैंने कराई हुई है तो आप उसे भी देख सकते हैं। यूपी टेट आप देंगे ही, ठीक है। और सी टेट का प्रीवियस कंटेंट भी बहुत सारा है, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर किसी की कुछ क्वेरी हो, पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, ये मैसेज भी कमेंट भी आई हुई थी, मैंने देखी थी, रिप्लाई मैं कर नहीं पाई। पीडीएफ मिलेंगी कॉलेज विद भावना पे। कॉलेज विद भावना टेलीग्राम चैनल है। इसके लिए आपको टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना होगा। जिसने ऐप नहीं डाउनलोड किया हुआ है कर लें, क्योंकि ये एजुकेशन के लिए फ़ायदेमंद है। देखो अब नहीं करोगे फिर सीटेट के टाइम पे करना पड़ेगा। आपको मटेरियल तो चाहिए ही पढ़ने के लिए, क्योंकि सीटेट में भी इतनी बुक्स कहाँ तक खरीदोगे। तो आपको टेलीग्राम तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा। अब नहीं करेंगे तो थोड़े दिन बाद करना पड़ेगा, लेकिन कर लीजिए, अभी कर लीजिए, ठीक है। वहाँ कॉलेज विद भावना डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे, वहाँ सारी पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। अगर किसी ने बुक भी नहीं खरीदी है बीएड की तो कॉमन सब्जेक्ट तो यहाँ से भी आपके हो जाएंगे, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर के। बाकी हम कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत और शिक्षा, इसे हिंदी में कहते हैं। ये रिवीजन सीरीज पार्ट 2 है, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में ही बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड कर लिए थे तो पार्ट 2 ही मानेंगे हम इसे। वैदिक पीरियड, पूरा वैदिक एजुकेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं काफ़ी सही तरीके से, अच्छे तरीके से। अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो इनफ होता है। बुद्धिस्ट पीरियड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और लॉन्ग क्वेश्चन हर बार इनमें से आते हैं, या तो वैदिक आएगा, वैदिक बुद्धिस्ट में से आएगा, या मेडाइवल में से आएगा, या फिर तीनों में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन और करके आएंगे। तो ये आपको छोड़ने नहीं है टॉपिक। और दूसरी बात, आसान टॉपिक है, ना ही इनमें कोई कन्फ्यूज़न है, बढ़िया है। स्टोरी की तरह पढ़ें, स्टोरी की तरह ही लिखें, बहुत अच्छे टॉपिक हैं, अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। बाकी अगर आयोग, जैसे कि क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया है कि भाई एंशिएंट एजुकेशन पूछ लिया और दूसरा पूछ लिया है मैकाले माइन्यूट या वुड डिस्पैच पूछ लिया है, तो आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए जिसमें आप ज़्यादा लिख सकें, ठीक है। और ज़्यादा किस में लिख सकेंगे, इन्हीं में ही लिख सकते हैं, एंशिएंट एजुकेशन, बुद्धिस्ट पीरियड, मेडाइवल पीरियड, क्योंकि इनमें जितना भी आपको नॉलेज है वो सारा आप पॉइंट्स में बना के लिख सकते हैं कि किस तरीके का डिसिप्लिन था, किस तरीके के बच्चे थे, कैसी एजुकेशन थी, कितने लेवल थे एजुकेशन के, कैसे कैसे एजुकेशन दी जाती थी, कौन से स्टेटस थे एजुकेशन के देने के, कहाँ दी जाती थी, बुद्धिस्ट एजुकेशन कहाँ दी जाती थी। तो इसी तरीके से आप मुस्लिम पीरियड में पढ़ेंगे कि मुस्लिम पीरियड में मुस्लिम एजुकेशन किस तरीके की थी मेडाइवल पीरियड में। तो पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी को भारत का प्रथम मुस्लिम शासक माना जाता है। मोहम्मद गौरी से लेकर मुगल साम्राज्य, मुगल राज्य की जो समाप्ति थी, यानी 12वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत पर किसका अधिकार रहा, मुस्लिम शासकों का, यानी मुसलमानों का। तो 1192 में तेराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की।
वहाँ से ही मुस्लिम शासक थोड़ा सा आया है। इस अवधि के दौरान अकबर, महमूद गजनबी, बाबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी आदि जैसे मुसलमान सम्राट जो हैं शिक्षा से प्रभावित थे, इनसे शिक्षा प्रभावित थी। इस अवधि के दौरान तुर्क और अरबों ने देश के भीतर नई संस्कृतियाँ, नई रीति रिवाज, संस्थानों की शुरुआत की, यानी जो मुस्लिम संस्थान थे उनकी शुरुआत करी इन सारों ने मिलके। ठीक है, तो अब इसके मेन फीचर्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं मुस्लिम एजुकेशन की। तो मुस्लिम एजुकेशन का जो पीरियड है, यानी जो मुस्लिम किंग का पीरियड है, वो 1200 AD से 1700 AD के बीच में है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के रूप से उसे जाना जाता है। तो इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि किस तरीके का उस टाइम पे प्रशासन था और वित्त कैसा था। वित्त यानी कि भाई खर्चा पानी कहाँ से चलता था, पैसे कहाँ से मिलते थे ये चलाने के लिए, मकताब और मदरसे चलाने के लिए। तो मेडाइवल पीरियड के टाइम पे जितने भी मुस्लिम किंग थे उन्होंने बनवाए थे मकताब और मदरसे। मकताब मदरसे क्या होते हैं, नाम भी सुने होंगे, जैसे कि वैदिक एजुकेशन में क्या बने थे, गुरुकुल बने थे। बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या बने थे, मठ और विहार बने थे। इसी तरीके से मुस्लिम एजुकेशन में क्या बने, मकताब और मदरसे बने। मकताब में प्राइमरी एजुकेशन दी गई, यानी प्राथमिक शिक्षा दी गई छोटे बच्चों को, और मदरसों में हायर एजुकेशन दी गई। ठीक है, जिससे कि जो मुस्लिम एजुकेशन है उसका प्रचार प्रसार हो सके, और उन्हीं को फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड की गई, यानी पैसे से मदद भी उन्हीं को दी गई। ठीक है, ये पैसे किन्होंने दिए थे, जो मुस्लिम शासक थे, जो मुस्लिम राजा थे, जितने भी मुस्लिम लोग थे वो एक दूसरे की सहायता करते थे, फाइनेंशियली हेल्प करते थे। ठीक है, तो ये था इनडायरेक्ट कंट्रोल स्टेट के ऊपर। आगे चलते हैं, फिर है फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा थी, यानी हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और वित्त कैसा था, तो फ्री शिक्षा थी, कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती थी, ना ही मकताब में और ना ही मदरसों में। बच्चों को फ्री खाना दिया जाता था, कपड़े दिए जाते थे इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और जो ब्रिलियंट बच्चे थे, पढ़ाई में अच्छे थे, उन्हें स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, यानी इनका आय का स्रोत क्या था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी मुस्लिम काल के दौरान जितने भी मुस्लिम राजा थे वो फाइनेंशियल एड देते थे, यानी पैसे से मदद करते थे, किसकी, मकताब की और मदरसों की, जो ये इंस्टीट्यूशन थे जहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन दी जाती थी बच्चों को। तो वहाँ भाई जब एजुकेशन हम बच्चों को फ्री में देंगे तो पैसे तो चाहिए ही, तो पैसे से मदद कौन करता था, मुस्लिम राजा करते थे, मुस्लिम शासक करते थे। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे हायर पोस्ट पे, वो भी इन इंस्टीट्यूशन की मदद करते थे, दान देना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो समिति के कॉलेज हैं इनमें समिति मदद करती है, इसी तरीके से उस टाइम पे राजा महाराजा भी मदद करते थे, और जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे अच्छी पोस्ट पे वो भी पैसे से मदद करते थे। ठीक है, इस्लामी डिवोटीज ऑल्सो कंट्रीब्यूट, जो इस्लामी डिवोटी थे यानी धर्म के तरफ जो उन्मुख थे लोग, जो धर्म भक्त थे यानी इस्लाम के जो भगत थे, वो भी पैसे से दान करते थे, पैसे देते थे इन्हें। ठीक है, फाइनेंशियली मदद करते थे। ठीक है, जिससे कि इंस्टीट्यूशन क्या है अपने तरीके से चल सके, उसके सारे काम टाइम पे हो सकें। अब स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कैसा था एजुकेशन का, यानी कितने लेवल्स में एजुकेशन को बांटा गया था और कौन कौन से लेवल को कहाँ पे पूरा कराया जाता था। तो इसे 2 लेवल के अंदर बांटा गया, प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा। जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो मकताब में दी जाती थी और हायर एजुकेशन मदरसों में दी जाती थी। ठीक है, अब एजुकेशन का मतलब क्या था उस टाइम पे, अगर देखा जाए तो एजुकेशन को नॉलेज का सिनोनिम माना जाता था, यानी ज्ञान का पर्यायवाची। और ज्ञान कैसा होना चाहिए, इन्होंने ज्ञान जब माना जो मकताब में बच्चों को पढ़ाया जाता था और मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जाता था, उसी को इन्होंने ज्ञान माना, और यही इसका मतलब था एजुकेशन का इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं एम क्या थे एजुकेशन के, एम एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श। तो आप अगर कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछी जा रही है तो भी आप लिख सकते हैं इन्हीं में से। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का विकास होना। तो जो इस्लाम के फाउंडर थे, प्रोफाउंडर थे, कौन थे, मोहम्मद साहिब। इन्होंने नॉलेज को माना शहद की तरह, इन्होंने माना कि जिसको ज्ञान मिल गया ये मान लो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, सैल्वेशन की प्राप्ति हो गई। और कैसा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज से इनका मतलब था तो एक तो संसारिक जगत की नॉलेज हो यानी जिसमें हम रहते हैं, एक स्पिरिचुअल नॉलेज होनी चाहिए यानी धर्म की होनी चाहिए, और वह धर्म कैसा होना चाहिए, इस्लाम का धर्म होना चाहिए, यानी इन्हें इस्लाम की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि ये जो सारी मेडाइवल एजुकेशन है ये सारी किस पे बेस्ड है, मुस्लिमों पे बेस्ड है, और मुस्लिमों का क्या ग्रंथ सबसे अच्छा होता है, इस्लाम होता है, इस्लाम धर्म। ठीक है, तो इन्होंने माना है कि कुरान शरीफ की नॉलेज होनी चाहिए, इस्लाम की नॉलेज होनी चाहिए, उसे ही माना जाएगा डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है,
फिर सेकंड है स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कल्चर, यानी इस्लामी संस्कृति का प्रचार प्रसार। तो मुस्लिम जो थे, मुस्लिम चाहते थे कि जो इनकी संस्कृति है, इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, मकताब और मदरसों में बच्चों को पर्शियन लैंग्वेज जो है उसे कंपलसरी कर दिया। क्या कर दिया, पर्शियन लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया। पर्शियन और अरेबिक मुसलमानों की ही लैंग्वेज थी ये, मोहम्मडन्स के टाइम की। पर्शियन लैंग्वेज को इन्होंने कंपलसरी कर दिया, ठीक है। और बच्चों को कहा कि इन्हें शरीयत कुरान पढ़ाई जानी चाहिए और जो कुरान शरीफ के दोहे हैं वो पढ़ाए जाने चाहिए, जिससे कि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे, ठीक है, समझ आया। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड मोरलिटी, यानी इन चरित्र और नैतिकता का विकास होना चाहिए बच्चे का, यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट हो और उसकी मोरलिटी डेवलप होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है लॉयलिटी टू द गवर्नमेंट, यानी सरकार के प्रति वफादार होना चाहिए। मुस्लिम वर फॉरेनर्स टू इंडिया, यानी उस टाइम पे मुस्लिम क्या है, भारत वालों के लिए एक तरीके से विदेशी काम करते थे, जैसे हमारे यहाँ कोई दूसरे देश का आ जाए, इसी तरीके से उस टाइम पे मुस्लिम थे। लेकिन ये एजुकेशन किस तरीके की चाहते थे कि पूरे देश में मुस्लिम एजुकेशन होनी चाहिए, जो इंडिया के अंदर लोग हैं वो भी मुस्लिम एजुकेशन पढ़ें, अरेबिक भाषा पढ़ें, पर्शियन पढ़ें और इस्लाम को अपनाएं, और जो ऐसा काम करेगा उसे गवर्नमेंट ऑफिसर की पद्धति दी जाएगी। यानी जैसे कि प्रीफरेंस नहीं होते कि भाई अगर SC ST है या फिर EWS किसी का बना हुआ है तो उसे प्रीफरेंस दिया जाता है, सॉरी W है यहाँ पे, EWS वालों का लिस्ट नीचे जा रही है, तो यानी इन्हें प्रीफरेंस दिया जा रहा है। इसी तरीके से इन्होंने कहा था कि अगर कोई इस्लाम धर्म को पढ़ता है इंडियन, अगर कोई हमारे धर्म को स्वीकार करता है तो उसे क्या है, गवर्नमेंट ऑफिसर में प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, हाई पोस्ट दी जाएगी। फिफ्थ है एजुकेशन ऑफ आर्ट स्किल एंड वोकेशन, यानी इन्हें क्या है, आर्ट स्किल और वोकेशन की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, यानी कला कौशल और व्यवसाय की शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि जो ये मुस्लिम थे ये इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी आर्ट स्किल, आपने देखा भी होगा, मतलब ज़्यादातर मोमडन्स क्या है, खिड़कियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं, गेट दरवाजे इतने अच्छे बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं ज़्यादातर मोमडन्स मिलते हैं, हमारे यहाँ भी हैं। तो इनके खून में है ये चीज़, तो इन्होंने क्या है, इन्हें पहले से ही जो आर्ट करना, क्राफ्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इसलिए इनकी आर्ट क्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, ठीक है। और ये भारत में प्रोग्रेस भी हुई, इनको इस फील्ड में अच्छा इंटरेस्ट आया, और अगर ये इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, मतलब ऐसा कहा गया है कि अगर इन्हें ये नॉलेज दी जाती है, ये शिक्षा दी जाती है, तो जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर है अटेनमेंट ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी, यानी भौतिक समृद्धि की प्राप्ति होनी चाहिए। तो इस्लाम बिलीव नहीं करता कि दोबारा से जन्म मिलेगा, ये मानते हैं कि यही जन्म है, इसी में ही कर लो जो भी तुम्हें करना है, यही है जो भी है। तो बहुत सारे जो मुस्लिम रूलर थे, एक सिर्फ औरंगजेब को छोड़ के ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ अच्छी गुजार के जाएं, हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होना चाहिए क्योंकि हमें यही जीवन मिला है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है भौतिक समृद्धि की पूरी प्राप्ति करते थे, पूरा आनंद लेते थे अपनी लाइफ का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम रिलीजन, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो एम था, सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो था मुस्लिम एजुकेशन का प्रचार प्रसार होना चाहिए, और जो इस्लामिक रिलीजन है वो मकताब और मदरसों में कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, इस्लामिक हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, इस्लामिक लिटरेचर यानी इस्लामिक लिटरेचर बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, और जो इंडियंस हैं उन्हें भी इस्लाम धर्म एडॉप्ट करना चाहिए, इस्लाम के बारे में पढ़ना चाहिए, और अगर कोई ऐसा पढ़ता है तो उसे हाई पोस्ट दी जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। वही बात जो हमने पीछे पढ़ी थी, यानी इनका पूरा जो फोकस था वो किस पे था, इस्लामिक रिलीजन पे, कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। करिकुलम ऑफ एजुकेशन, अब शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था। तो मुस्लिम एजुकेशन में जो है, जो प्राइमरी एजुकेशन पे क्या पढ़ाया जाता था, बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाए जाते थे जैसे कि नॉर्मल सिखाए जाते हैं ABCD वगैरह, लेकिन इन्हें क्या था, अल्फ़ाबेट की नॉलेज दी जाती थी। और 30वां जो सेक्शन है कुरान शरीफ का, उसके अंदर इन्हें रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग, यानी एप्लीकेशन किस तरीके से लिखी जाती है, और कन्वर्जेशन किस तरीके से होती है, वार्तालाप, बातचीत करने का तरीका सिखाया जाता था। बच्चों को कुरान शरीफ की आयतें याद कराई जाती थी, और कुछ इस्लामिक प्रोफेट्स थे, यानी जो मशहूर लोग होते हैं, जो फेमस लोग होते हैं, जो संत फकीर हैं, उनकी बायोग्राफी बताई जाती थी, यानी उनकी जीवनी, ठीक है।
बच्चों के नैतिक विकास के लिए इन्हें स्टोरीज सुनाई जाती थी, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, शेर दादी गुलिस्ता के नाम से और बोस्टा के नाम से लिखी गई थी, वो उन्हें पढ़ाई जाती थी। कुछ बच्चों, इसके अलावा बच्चों को कुछ पोएम्स भी सिखाई गई अरेबिक और पर्शियन पोइट्स की। ठीक है, इस पीरियड में क्या है, ज़्यादा जो ध्यान दिया गया वो बच्चों के प्रोनाउंसिएशन पे यानी बोलने पे, जो क्या बोलते हैं उच्चारण पे, और बच्चे की लिखावट पे ध्यान दिया गया। तो बच्ची को ज़्यादा प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन की कराई गई और अच्छे लिखने की कराई गई। ठीक है, हायर लेवल पे किस तरीके का करिकुलम था, तो हायर लेवल पे 2 तरीके का करिकुलम होता है, अब तक भी हमने वही पढ़ा है वैदिक एजुकेशन में भी और बुद्धिस्ट एजुकेशन में भी, कि एक तो वर्ल्डली होता है, एक रिलीजियस होता है। वर्ल्डली का मतलब है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में चलता है, और रिलीजियस का मतलब होता है जो कुछ लोग धर्म के तरफ होते हैं, उन्हें धर्म की शिक्षा थोड़ी सी ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, तो जो वर्ल्डली की बात करते हैं, इसके अंदर अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज थी और उन्हीं की लिटरेचर थी, जैसे कि मैथमेटिक्स थी, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, इस्लामिक लॉ और मेडिसिन और वेरियस आर्ट्स और स्किल्स और वोकेशंस, यानी ये सब्जेक्ट सारे इंक्लूड थे अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए। अगर धार्मिक श्रेणी की बात की जाए, रिलीजियस कैटेगरी की, तो उसके अंदर क्या था, कुरान शरीफ थी, इस्लामिक हिस्ट्री थी, इस्लामिक लिटरेचर थी, सूफी लिटरेचर थी, शरीयत थी, इस्लामिक लॉ। और जो अकबर था उसने एक लिबरल पॉलिसी फॉलो करी, उसने कहा कि इसमें एक प्रावधान और होना चाहिए, यानी संस्कृत लैंग्वेज भी ऐड होनी चाहिए, वैदिक रिलीजन बच्चों को पढ़ाया जाए, फिलॉसफी पढ़ाई जानी चाहिए और वैदिक लिटरेचर भी कुछ मदरसों में पढ़ाई जानी चाहिए। तो ये जो कौन है, अकबर हैं, ये थोड़े से हिंदुओं के हित में भी थे। ठीक है, फिर है मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने के तरीके क्या थे, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। तो इनका मानना था कि इमिटेशन मेथड, यानी अनुकरण करके बच्चे को पढ़ाया जाए, प्रैक्टिस और मेमोराइजेशन करके पढ़ाया जाए, यानी बच्चे को क्या है, आयतें याद कराई जाएं, उसे दोहे याद कराए जाएं। ये सब कैसे याद होंगे, मेमोराइजेशन से, प्रैक्टिस से, रिपीट करने से। और कैसे पढ़ाया जाए, स्पीच और लेक्चर और एक्सप्लेनेशन मेथड के द्वारा पढ़ाया जाए बच्चे को, और लॉजिक मेथड के द्वारा यानी तर्क विधि से पढ़ाया जाए। स्वाध्याय मेथड होना चाहिए, यानी बच्चे खुद से भी पढ़ें, और डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस मेथड होना चाहिए। वही डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिस कैसे होगा, आर्ट क्राफ्ट में और वोकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रदर्शन करके दिखाएंगे। ठीक है, स्पेशल मेंशन की बात कर लेते हैं, और क्या क्या मेंशन था। मीडियम कैसा होना चाहिए पढ़ाने का, क्या एजुकेशन का मीडियम कैसा होना चाहिए, तो अरेबिक और पर्शियन होना चाहिए। ठीक है, मॉनिटोरियल सिस्टम होना चाहिए। मॉनिटोरियल सिस्टम का यही फायदा है जो हमने पीछे भी पढ़ा था वैदिक एजुकेशन में, कि एक मॉनिटर बनाया जाना चाहिए, जिससे मॉनिटर छोटे बच्चों को पढ़ाएगा और उसमें टीचर की भी हेल्प होगी, टीचर की भी मदद होगी और बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं, तो अनुशासन क्या है, मध्यकाल में अनुशासन का तात्पर्य था टीचर की रेस्पेक्ट करना, टीचर की आज्ञा का पालन करना और मकतबों और मदरसों के नियमों का पालन करना। आदेशों और नियमों का पालन ना करने पे कैनिंग यानी फिजिकल शारीरिक दंड दिया जाता था, जैसे कि घुटने टेकने, पूरे दिन खड़े रहने, कठोर शारीरिक सजा दी जाती थी। आज के संदर्भ में हम इसे क्या कहते हैं कि भाई अत्याचार हो रहा है बच्चे के साथ, दमनकारी कृत्य इसे कहते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या है, अगर शारीरिक दंड दिया जाता था तो उसके साथ बच्चों को पुरस्कार का भी प्रावधान था, यानी अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे शारीरिक दंड यानी उसकी खाल उधेड़ दी जाएगी। ठीक है, और टीचर्स को क्या बोला जाता था, टीचर्स को बोला जाता था उस्ताद। ठीक है, तो मुस्लिम सिस्टम जो था एजुकेशन का, इसमें प्यूपिल वेल वर्स्ड इन इस्लामिक रिलीजन एंड स्कॉलर्स ऑफ अरेबिक और पर्शियन और अदर सब्जेक्ट बिकम टीचर्स, यानी मुस्लिम सिस्टम में जो भी इस्लाम रिलीजन अच्छे से जानता था, जो विद्वान था अरेबिक और पर्शियन भाषा में और सब्जेक्ट में भी उसने मास्टरी कर रखी थी, उसे ही टीचर बनाया जाता था, उसे ही उस्ताद बनाया जाता था, बाकियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। दे रिसीव सैलरी, उन्हें अच्छी सैलरी मिलती थी और अच्छी लाइफ मिलती थी, जिससे कि वो एक बढ़िया तरीके से जीवन व्यतीत कर सकें और अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग रह सकें, अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग किसी भी सोसाइटी में जाके रह सकें। बच्चे को बोला जाता था शागिर्द बोला जाता था। तो बच्चे कैसे रहते थे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंदर रहते थे, डिसिप्लिन बहुत तगड़ा था वहाँ पे, कहाँ पे, मक्ताब और मदरसों में। वो हाईली ऑथोरिटेटिव और ऑपरेटिव कंडीशन के अंदर रहते थे। हाईली ऑथोरिटेटिव का मतलब है जहाँ पे टीचर की तानाशाही चलती हो। ठीक है,
बट दे लीड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ इन मकताब एंड मदरसा अनलाइक द हार्ड लाइफ ऑफ वैदिक एंड बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यानी क्या मानना है कि मकताब और मदरसों में बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से रहते थे एज कंपेयर टू वैदिक एजुकेशन और बुद्धिस्ट एजुकेशन, क्योंकि वैदिक एजुकेशन में तो पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, और बुद्धिस्ट एजुकेशन में भी मठ और विहारों के अंदर बच्चों को सोने की कोई इस तरीके से व्यवस्था नहीं थी कि उन्हें टेबल वगैरह मिल रही है, तख्त वगैरह, बेड वगैरह मिल रहे हैं, वो धरती पे सोते थे। लेकिन इन्हें अच्छी सुविधा थी, ये वुडन बेड इन्हें मिले हुए थे, इन्हें लकड़ी के बेड, बिछाने के लिए कारपेट थी, हॉस्टल मिले हुए थे और अच्छा खाना मिल रहा था। और वहाँ पे क्या था, अच्छे खाने को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था, दाल का पानी पीना है तुम्हें, ठीक है। अब टीचर और बच्चे का रिलेशन कैसा था, यानी गुरु शिष्य का संबंध कैसा था। तो वैदिक और बुद्धिस्ट सिस्टम की तरह यहाँ भी जो गुरु शिष्य का रिश्ता था वो बढ़िया था, सौहार्दपूर्ण यानी कोर्डियल, बहुत ही पोलाइटली। टीचर बच्चों को प्यार करते थे और बच्चे टीचर को प्यार करते थे। लेकिन स्टूडेंट जो हैं वो टीचर की जो रेस्पेक्ट करते थे वो डर के मारे करते थे। लेकिन ऐसा वैदिक एजुकेशन में नहीं था। वैदिक एजुकेशन में मन से मानते थे, अपने पिता की तरह मानते थे, दिल से टीचर को माना जाता था। ऐसे ही बुद्धिस्ट पीरियड में। लेकिन इसमें क्या है, टीचर को अगर कुछ मान रहे हैं तो डर से मान रहे हैं, आंखों से शर्म नहीं है। कहते हैं ना कि बस दबाव में, वो प्रेशर में कर रहे हैं टीचर की शर्म, वरना कुछ नहीं था ऐसे। जैसा आज की डेट में है कि सामने से तो करेंगे सर नमस्ते, सर गुड मॉर्निंग, और पीछे कुछ भी बोलेंगे, ऐसे जैसे होता है पब्लिक स्कूल में। टीचिंग इंस्टीट्यूशंस मकताब और मदरसे। अब जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है मकताब और मदरसे, तो इसी तरीके से खानका भी होते थे, जैसे कि और इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे। सबसे ज़्यादा जो फेमस थे वो मकताब और मदरसे थे। खानका था, दरगाह थी, कुरान स्कूल थे, फारसी स्कूल थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वुमेन्स एजुकेशन की, यानी वुमेन एजुकेशन किस तरीके से थी, यानी महिलाओं की शिक्षा क्या थी। तो महिलाओं की शिक्षा को उस टाइम पे बिल्कुल नेग्लेक्ट ही किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे पर्दा प्रथा जो थी वो बिल्कुल जोरों शोरों से थी, ठीक है। तो लड़कियों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, ना ही एंट्री मिलती थी, और अगर प्राइमरी में एंट्री मिल गई तो हायर एजुकेशन में तो बिल्कुल भी एंट्री लड़कियों को नहीं मिलती थी। और एंट्री भी किसे मिलती थी, अगर लड़कियां पढ़ती भी थी तो बड़े घरानों की लड़की पढ़ती थी। तो उस टाइम पे क्या है, नेग्लेक्ट थी बिल्कुल एजुकेशन। कुछ लड़की जो ही फैमिलीज की वो सक्सेसफुली एजुकेशन ले सकती थी, लेकिन कुछ फैमिलियों में कौन सी थी, अच्छे घरानों की लड़की, यानी अमीर घरों की लड़की। पर्दा प्रथा जो था वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चलन में था। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन वाज वेरी लेस, यानी वुमेन्स की जो शिक्षा थी, जो लड़कियों की शिक्षा थी, नारियों की शिक्षा थी, वो बिल्कुल बहुत ही कम थी, ना के बराबर थी। कुछ लड़कियां मकताब में जा सकती थी प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। अगर किसी को हायर एजुकेशन चाहिए तो टीचर उनके घर आता था, और वो कैसे फैमिली से बिलोंग करती थी, जो हायर एजुकेशन करती थी रॉयल और रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। जैसे कि आपने टीवी में वो जोधा अकबर आता था, तो गुलबदन बेगम थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी, सालिमा सुल्तान थी, नूर जहां, मुमताज महल, तो ये सारी क्या है, चांद बीबी, रजिया सुल्तान, ये सारी क्या है, वुमेन्स एजुकेशन थी, जिन्होंने हायर स्टडीज अपनी कंप्लीट की थी, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा। हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है, यानी फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। सेकंड यूनिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है मैकाले माइन्यूट्स। तो मैकाले माइन्यूट्स हम बहुत ज़्यादा डिटेल में भी कर चुके हैं, तो अब थोड़ा सा अगर स्पीड से भी चल रहे हैं तो आपको मैनेज करना है, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है। तो क्या हुआ, मैकाले माइन्यूट्स पढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद ने 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया चार्टर जारी किया। चार्टर होता है जैसे कोई भी नया रूल आ रहा है, नई कोई भी स्कीम आ रही है, तो इसी तरीके से 1813 में नया चार्टर एक्ट जारी किया गया। तो कंपनी के इस चार्टर में कंपनी को साहित्य के रखरखाव और प्रगति पर 1 लाख रुपए की राशि खर्च करने का निर्देश दिया गया था। यानी साहित्य जो लिटरेचर थी, जैसे कि हमारे यहाँ पे हिंदी लिटरेचर है, अब तो खैर इंग्लिश लिटरेचर भी हो गई, पहले क्या थी, हिंदी लिटरेचर थी, संस्कृत लिटरेचर थी, अरबी फारसी ये सब चलती थी। तो इसीलिए कंपनी के साहित्य के रखरखाव और उसकी प्रगति यानी उसके इम्प्रूवमेंट के लिए 1 लाख की राशि खर्च करने के निर्देश दिए गए थे, जिससे कि इम्प्रूवमेंट किया जा सके, जो कि विद्वान मूल निवासियों के प्रोत्साहन पर और कंपनी के शासन के तहत क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों को विज्ञान का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। जो टर्म लिटरेचर था, यानी जो साहित्य शब्द था, और लर्नड नेटिव थे यानी विद्वान मूल निवासी थे, इन शब्दों को इस चार्टर एक्ट के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया था अच्छी तरीके से,
ठीक है, डिफाइन नहीं किया गया। तो जो ये दोनों इशू थे, इन्होंने दो स्कूलों को जन्म दिया। दो स्कूलों का मतलब है दो पार्टी बन गई, दो गुट बन गए, ठीक है। जैसे कोई भी हमारे गांव हो, शहर हो, पड़ोस हो, कुछ भी हो, कोई भी अगर किसी दो बात चल रही है और वो क्लियर ना हो तो उन्हीं के ऊपर ही पार्टीबाजी बन जाती है। इसी तरीके से जो लिटरेचर शब्द था और विद्वान मूल निवासी शब्द था, उसमें परिभाषित अच्छी तरीके से नहीं किया गया उस चार्टर एक्ट के अंदर। तो इसने क्या है, दो गुटों को जन्म दिया, दो पार्टियों को जन्म दिया। फर्स्ट थी एंग्लिसिस्ट और दूसरी थी ओरिएंटलिस्ट, ठीक है, यहां तक समझ आया। इवन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू ग्रुप्स वर फॉर्म्ड ओवर दिस इशू। इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी यह ग्रुप बन गया, ये मुद्दा वहां उठाया गया और ये मुद्दा 20 साल तक चला। ये कंट्रोवर्सी 20 साल तक भी सोल्व नहीं हो पाई। फिर नया चार्टर एक्ट आया 1833 में। ऑन जून 10 1834 में लॉर्ड मैकाले नाम का एक इंसान भारत आया, क्या बन के, लॉ मेंबर बन के आया गवर्नर जनरल काउंसिल का, ठीक है, यानी गवर्नर जनरल की परिषद का विधि सदस्य के रूप में भारत आए। कौन, लॉर्ड मैकाले। ये बहुत ज्यादा इंग्लिश के विद्वान थे, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर काफी अच्छी तरीके से जानते थे और गुड ओरेटर भी थे, यानी क्या है, वक्ता भी थे और किताबें भी लिखते थे, बढ़िया राइटर भी थे, ठीक है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उन्हें लोक निर्देश समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, यानी वो भारत आए, बढ़िया पढ़े लिखे इंसान थे, तो उन्हें क्या है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया और सभी ने उनसे 3 बिंदुओं पर सलाह मांगी। भाई पहले के टाइम पे कोई पढ़ा लिखा होता था तो उसकी बहुत रेस्पेक्ट होती थी, उसे कुछ माना जाता था कि पता नहीं कुछ है ये। तो इसी तरीके से जब मैकाले भारत आए तो उनसे 3 पॉइंट्स पे सलाह मांगी, तो उन्होंने अपने ओपिनियन दिए। अब वो 3 पॉइंट कौन से थे, देखो। पहला क्या था कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 10 लाख की राशि कैसे खर्च की जाए, यानी जो पैसे थे पहले 1 लाख थे, फिर वो बढ़ा के 10 लाख कर दिए गए, तो ये 10 लाख रुपए किस तरीके से खर्च करें, इनके लिए तो बहुत ज्यादा थे उस टाइम 10 लाख रुपए। दूसरा क्या था कि जो लिटरेचर वर्ड है, यानी साहित्य और मूल साहित्य, जो ये दोनों वर्ड हैं, मूल निवासी, ये विद्वान मूल निवासी और साहित्य जो शब्द हैं, इन्हें डिफाइन करना है अच्छी तरीके से। तीसरा क्या था, एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी को सोल्व करना था। एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट क्या था, एंग्लिसिस्ट तो चाहते थे कि भैया इंग्लिश पढ़ाई जाए और ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि हिंदी लिटरेचर पढ़ाई जाए, हिंदी लिटरेचर का जोर शोर होना चाहिए। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैकाले ने पहले सारे जितने भी सेक्शन थे चार्टर एक्ट के 1813 के, वो सारे पढ़े। सेक्शन 43 को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, ठीक है। जब इन्होंने सारा कुछ पढ़ लिया तो इन्होंने क्या है, रिटन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट, यानी ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के जो भी इनकी इशू चल रहे थे वो सारे लिख लिए। लिखने के बाद इन्होंने क्या करा, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी 1835 में गवर्नर जनरल को, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियरली बताया कि सेक्शन 43 चार्टर एक्ट 1813 को एक्सप्लेन करा, यानी ये वाला सेक्शन इन्होंने पढ़ के और अपनी रिपोर्ट में पूरी तरीके से तैयार कर लिया, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया। उसे आगे एक्सप्लेन करेंगे, उसे आगे समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक इनकी रिपोर्ट तैयार हो गई और इन्होंने वो प्रेजेंट कर दी सभी के सामने। तो इस रिपोर्ट को बोला गया मैकाले माइन्यूट्स। अब जो सेक्शन 43 था चार्टर एक्ट 1813 का, उसके अंदर इन्होंने क्या क्या पॉइंट एक्सप्लेन करे, अपने ओपिनियन रखे, अपनी सलाह रखी कि भाई मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ तो मैं ये बातें कहता हूँ, ये तुम्हें माननी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे किसी की शादी में बूझ कर लो ना, तो वो सारी सलाह वो ही देने लगेगा, फिर चाहे गलत हो चाहे सही हो। इसी तरीके से इन्होंने अपनी पूरी स्टडी करने के बाद सेक्शन 43 को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करा, जो चार्टर एक्ट था 1813 का, ठीक है। तो 3 एस्पेक्ट ऑफ दिस चार्टर वर द सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, यानी कंट्रोवर्सी यानी जो वो विवाद बना हुआ था वो 3 पॉइंट पे तो बना था कि भाई पैसे कहाँ खर्च करने हैं, लिटरेचर और लर्न नेटिव वर्ड उसमें क्लियर नहीं है, और एक और था लास्ट वाला, तीसरा क्या था कि कौन कौन से स्कॉलर ऐड किए जाएं। तो इन्होंने पहला क्या था, इस कंट्रोवर्सी में इन्होंने बताया कि मुझे ये समझ आया, पहला तो ये है कि पैसे खर्च कहाँ करने हैं, जो एजुकेशन पे पैसे दिए गए हैं, अलॉट हुए हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि जो टर्म लिटरेचर है, साहित्य जो शब्द है, उसे डिफाइन कैसे किया जाए। तीसरा जो था कि कौन कौन से स्कॉलर इस कैटेगरी के अंदर ऐड होने चाहिए, लर्न नेटिव यानी जो विद्वान है, जो विद्वान मूल निवासी है, कौन कौन इसके अंदर ऐड होनी चाहिए, यानी किसको होशियार माना जाए। मतलब ये था सिंपल भाषा में कि भाई कौन ऐसा है जिसे इसके अंदर ऐड किया जाए, हम मान लें कि हाँ भाई इसे सब कुछ आता है, कौन है ऐसा विद्वान,
ठीक है, तो ये चीज क्लियर करनी थी। तो इन्होंने तीनों क्लियर करे। एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, एक्सप्लेनेशन द टर्म लिटरेचर, एक्सप्लेनेशन द टर्म लर्न नेटिव, ये 3 पॉइंट थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। तो पढ़ते हैं अब जो सजेशंस थे लॉर्ड मैकाले के, यानी इन्होंने 3 पॉइंट, इन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये निचोड़ निकाला कि इन 3 पॉइंट पे विवाद चल रहा है। अब इन्होंने अपने सजेशन दिए कि भाई मेरे अकॉर्डिंग सुनो तुम क्या है। अब इन्होंने अपने क्या सजेशन दिए, पहला था एजुकेशन ऑफ ईस्टर्न नॉलेज एंड लिटरेचर इज वर्थलेस। देखो इन्होंने कितनी बढ़िया नहीं कितनी बेकार बात की कि पूर्वी ज्ञान और साहित्य की शिक्षा बेकार है। पूर्वी ज्ञान कौन सा था, इंडियन लिटरेचर, हमारी जो लिटरेचर थी, हमारी जो साहित्य थी संस्कृत और अरेबिक, वो बिल्कुल बेकार है। इन्होंने बताया कि भारतीय शास्त्र जो है वो अंधविश्वासों से भरा हुआ है, उसके अंदर सारी चीज बेकार है, निरर्थक तथ्य भरे हुए हैं। इन्होंने उसका उपहास भी किया, यानी मजाक उड़ाया कि भाई इनके इतिहास में 30 फुट लंबे राजाओं का वर्णन है और भूगोल के अंदर दूध और मक्खन की नदियों का उल्लेख है। ठीक है, यहाँ तक कि इन्होंने बताया कि अंग्रेज पशु चिकित्सक जो भैंसों के ढोरों के डॉक्टर होते हैं, उसके चिकित्सक विज्ञान पर भी शर्म महसूस करेगा। इसका ज्योतिष जो है अंग्रेजी स्कूल की लड़कियों को हंसाएगा, हमारे यहाँ का ज्योतिष। तो इन्होंने हमारा मजाक बनाया था। अतः इसका शिक्षण अधिगम निरर्थक है, यानी इनका पढ़ाना बिल्कुल निरर्थक है। तो उनका यह भी सुझाव दिया गया कि संस्कृत और अरबी स्कूलों में स्कूल और कॉलेज पर सरकारी धन खर्च करना बेकार है, यानी इन कॉलेजों पे पैसे लगाने बेकार है, इन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो इन्होंने ये सुझाव दिए कि प्राच्य साहित्य और मुद्रण प्रकाशन पर सरकारी धन का अपव्यय नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी इन पे कोई खर्चा ना किया जाए। आगे चलते हैं फिर सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है एजुकेशन ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एंड नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, यानी पश्चिमी साहित्य और ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण है। यानी हमारी तो उसने बेकार बता दी कि भाई जो हिंदी लिटरेचर है वो बिल्कुल बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है, नॉनसेंस है। अब इसने कहा है कि जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैकाले का मानना था कि इंग्लिश लिटरेचर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट लिटरेचर है, यानी सबसे बढ़िया साहित्य जो है वो इंग्लिश लिटरेचर है। मैकाले का मानना यह था। इनके लिए जो संस्कृत थी और अरेबिक लिटरेचर थी वो कुछ भी नहीं थी। गुड फॉर नथिंग रिपोर्ट ही स्टेटेड अ सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ द वोल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया, यानी इनका मानना था कि जो यूरोपियन की एक लाइब्रेरी है, जितनी किताब उसमें पढ़ी हैं इतना ही हिंदी, संस्कृत और अरेबिक लिटरेचर का सारा मसला है। ठीक है, यानी जितनी किताब एक सेल्फ में पढ़ी है ना इतना ही है बस। ये भी क्या कह रहे हैं, इंडियन लिटरेचर और अरेबिक। ठीक है, कि अकेली अलमारी भारत के अरब के पूरे साहित्य के बराबर है, तो मतलब बेइज्जती की थी। ही सजेस्टेड दैट द एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर शुड बी मेड कंपलसरी फॉर द इंडियंस, यानी इनका सजेशन ये था, इनका सुझाव था कि इंग्लिश लिटरेचर को कंपलसरी कर देना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर देना चाहिए। कहाँ पे, इंडिया में। तीसरा सुझाव था कि इंग्लिश को मीडियम बना दिया जाए एजुकेशन का, यानी माध्यम बना दिया जाए, जो कि आज के टाइम में बनता ही जा रहा है, बन ही गया है इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, सीबीएसई स्कूल हैं, उनमें मीडियम कैसा हो गया है एजुकेशन का, इंग्लिश हो गया है। तो इनका मानना था कि इंग्लिश को क्या है, मीडियम बना दिया जाए, ये जरूरी है। तो ओरिएंटलिस्ट तो चाहते थे कि हिंदी लैंग्वेज को मीडियम बनाया जाए, और एंग्लिसिस्ट चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज को मीडियम बनाया जाए, यही इनकी कंट्रोवर्सी थी। ठीक है भाई। तो मैकाले इन हिज रीओपन सजेस्टेड टू मेक इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन, तो मैकाले ने बिल्कुल खुलकर यही सुझाव दिया कि इंग्लिश को माध्यम बना दिया जाए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर एलाइट क्लास, देखो ये जो वर्ड है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर एलाइट क्लास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं, जो ये पूरा जो मैं बताऊंगी अभी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट में मैकाले ने पॉइंट आउट किया कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे तो नहीं है कि वो पूरी जनता की एजुकेशन अरेंज कर लें, पूरे भारत को, पूरी सभी लोगों को एजुकेशन दें, हायर एजुकेशन की बात चल रही है यहाँ पे। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट को इस तरीके से हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइज करनी चाहिए कि जो सिर्फ एलाइट क्लास के लिए, एलाइट क्लास है अपर क्लास, जो लोग अमीर हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जो खर्च कर सकते हैं हायर एजुकेशन पे। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे सजेशन दिए कि इन्होंने क्या है, इट विल क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस, यानी अगर हम उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे, अमीर लोगों को शिक्षा देंगे, तो एक वर्ग बन जाएगा, एक अमीर लोगों का वर्ग बन जाएगा, एक गरीब लोगों का वर्ग बन जाएगा। एक क्या हो जाएगा, एक तो रूलर हो जाएंगे यानी ब्रिटिश वाले, और एक हो जाएंगे रूल्ड इंडियन मासेस, यानी इंडिया की जो जनता है वो तो रूल्ड में आ जाएगी, और जिन्होंने
हायर एजुकेशन ले ली है वो क्या हो जाएंगे, रूलर हो जाएंगे। ठीक है, इट विल क्रिएट, इन्होंने ये कहते हैं कि दो क्लास बन जाएंगे, दो वर्ग बन जाएंगे, एक तो पढ़ा लिखा वर्ग, अमीर वर्ग, और एक दूसरा लो क्लास जो कि जिसे हायर एजुकेशन नहीं मिली वो वाला वर्ग। ठीक है, इसका परिणाम ये होगा कि परकोलेशन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर फ्रॉम द एलाइड क्लास टू द लोअर क्लास कमिंग विद कॉन्टेक्ट विद देम, यानी इसका परिणाम ये होगा, जो ये स्कीम है कि तुम उच्च वर्ग को पढ़ाओ, इसका परिणाम ये होगा कि जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर उच्च वर्ग में जाएगी यानी अमीर लोगों में जाएगी, तो जो गरीब लोग हैं, जो लोअर स्टैंडर्ड के लोग हैं, जो उनके संपर्क में आएंगे तो धीरे धीरे उनमें भी पास ऑन हो जाएगी, उनके अंदर भी आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश को कहते हैं ना कि किसी अच्छे इंसान की, इंग्लिश बोलने वाले के साथ रहो तो संपर्क में आके हमें भी इंग्लिश आ जाएगी या किसी को भी इंग्लिश आ जाएगी। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि उच्च वर्ग को हायर एजुकेशन दो और जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनके संपर्क में आएंगे तो उन्हें भी क्या है, वेस्टर्न कल्चर आ जाएगा, उन्हें भी इंग्लिश आ जाएगी, हायर एजुकेशन उन्हें भी मिल जाएगी। Company will easily get English educated Indians to manage its subordinate post. The benefits so accrued will be that education itself will percolate down from the educated people of the elite class to the lower class. वही बात है कि इसका ये फायदा होगा कि जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जिन्होंने हायर एजुकेशन ले लिया है, उनसे क्या है, पास ऑन होके छोटे लोगों तक चली जाएगी, लोअर क्लासेस तक चली जाएगी। तो इसी को इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला था। ठीक है, पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन नेसेसरी, यानी इन्होंने कहा कि रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, यानी किसी भी स्कूल में कोई भी धर्म को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अब इसके पीछे भी इनका लॉजिक था क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये थे सपोर्टर वेस्टर्न कल्चर के कि भाई वेस्टर्न कल्चर पढ़ाया जाना चाहिए। तो इनका मानना था कि क्रिश्चियन कल्चर का प्रोपेगेशन होना चाहिए, यानी प्रचार प्रसार जो होना चाहिए वो वेस्टर्न कल्चर का होना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर कैसा है, वेस्टर्न क्रिश्चियन रिलीजन, वेस्टर्न क्रिश्चियन रिलीजन। ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर एंड वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस, बट ही वांटेड टू अकम्प्लिश ऑल दीज वर्क्स इंजेनियसली, यानी ये बहुत चतुराई से काम करना चाहते थे। ये चाहते थे कि भाई वेस्टर्न कल्चर ही होना चाहिए, वेस्टर्न रिलीजन होना चाहिए, वेस्टर्न ही कल्चर होनी चाहिए, वेस्टर्न ही नॉलेज होनी चाहिए, जो साइंस है वो भी इंग्लिश में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इन्हें ये भी पता था कि अगर तुम ये सब करोगे तो भारत वाले तुम्हें अपोज करेंगे, तुम्हारे विरुद्ध चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने ये सजेशन दिया कि तुम कोई भी धर्म मत पढ़ाओ, स्कूल में एजुकेशन रिलीजियस न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, रिलीजियस बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का धर्म स्कूलों के अंदर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा भी बच जाएगा और उनका विरोध भी नहीं होगा, इंडिया वाले विरोध भी नहीं करेंगे और वेस्टर्न कल्चर भी धीरे धीरे घुस जाएगी। ठीक है भाई, रिजल्ट ऑफ द लॉर्ड मैकाले माइन्यूट्स एंड बेंटिंग्स रिजोल्यूशन एजुकेशन पॉलिसी 1835। अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हो गई और भारत में मीडियम जो है, पढ़ाने का जो माध्यम है वो इंग्लिश होता चला गया, उसकी शुरुआत हो गई। ठीक है, अब तक भी चल रहा है और आगे मेरे हिसाब से कि सब कुछ इंग्लिश में हो जाएगा। और इसका और क्या परिणाम हुआ कि जो ओरिएंटल लैंग्वेज थी, यानी जो हमारी हिंदी लिटरेचर थी, हमारी जो संस्कृत लिटरेचर थी, वो रिप्लेस हो गई। किससे रिप्लेस हो गई, इंग्लिश से, वेस्टर्न लैंग्वेज से, वेस्टर्न इंग्लिश लैंग्वेज से, वेस्टर्न नॉलेज से और वेस्टर्न साइंस से, यानी ये आ गई उसकी जगह पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसकी मेरिट्स क्या है, यानी हमने पूरा मैकाले माइन्यूट्स पढ़ लिया। अब इसका गुण क्या है कि भाई लॉजिकल डिसीजन विद रेस्पेक्ट टू द ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। भाई वैसे तो ये कहने की बात है कि प्राच्यवाद और आंग्लवादी विवाद के संबंध में तार्किक निर्णय लिया गया। तार्किक निर्णय क्या ही लिया गया, इन्होंने एंग्लिसिस्ट की मानी कि भाई इंग्लिश को ही मीडियम बना दिया गया, वेस्टर्न लिटरेचर को फॉलो कर दिया। एडवोकेसी ऑफ वेस्टर्न लैंग्वेज लिटरेचर नॉलेज एंड साइंस, यानी पाश्चात्य भाषा साहित्य ज्ञान और विकास की वकालत हुई, विज्ञान की वकालत हुई, और वो तब से अब चलता ही आ रहा है। साइंस भी हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चलो ये बात तो ठीक है कि इन्होंने भारत की प्रगतिशील शिक्षा की पैरवी करी, यानी शुरुआत कर दी, और जो एजुकेशन है वो दिन पे दिन अच्छी होती जा रही है। रिलीजियस न्यूट्रलिटी रखी, यानी इन्होंने किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं किया, रिलीजन को बिल्कुल ही बंद कर दिया कि कोई सा भी रिलीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इनके मन में खोट था। अगर इसके दोष देखे जाएं तो इन्होंने इंडियन लैंग्वेज को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, सही बात है। स्टॉपेज ऑफ ग्रांट, जो इंडियन लिटरेचर को, संस्कृत को पैसे दिए जा रहे थे, ग्रांट दिया जा रहा था, उस पर रोक लगाने की इन्होंने बात कह दी कि बेमतलब दे रहे हैं, बिना मतलब पैसे खराब कर रहे हैं। ठीक है,
जनता को शिक्षा ना देके किसे देनी चाहिए, एलाइट क्लास को दें। ऐसा इन्होंने कहा कि भाई जो उच्च वर्ग के लोग हैं ना, जो अमीर लोग हैं, सिर्फ उन्हें हायर एजुकेशन मिले। एडवोकेसी ऑफ क्लोजर ऑफ संस्कृत पाठशाला एंड अरेबिक मदरसा, यानी इन्होंने कहा कि संस्कृत के जितने भी पाठशाला, जितने भी स्कूल हैं अरेबिक के, उन्हें बंद कर देना चाहिए। और इंडियन स्कॉलर्स हैं उन्हें डाउनग्रेडेड ट्रीट करें, यानी बिल्कुल निचले स्तर का उन्हें एक ट्रीट करें। और जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है उसे सपोर्ट किया इन्होंने। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी यही थी कि एलाइट क्लास को तुम हायर एजुकेशन दो, उनके संपर्क में आके छोटे लोग भी, लोअर क्लास वाले जो हैं वो भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये था मैकाले माइन्यूट्स, होपफुली आपको समझ आया होगा। अब एक बार वुड डिस्पैच और देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वुड डिस्पैच 1854, यानी वुड का घोषणा पत्र। अब वुड डिस्पैच किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको लिखना ऐसे ही है। इसे पूछ सकता है मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, वुड डिस्पैच एक्सप्लेन करिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो वुड डिस्पैच हम अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और अगर लॉन्ग में नहीं पूछा गया तो शॉर्ट में पूछा जाएगा। और शॉर्ट में हमें कैसे लिखना होता है कि जो भी मेन पॉइंट आपको याद आ रहे हैं उस तरीके से आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखने के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच क्या है, आफ्टर 1833, यानी अब तक वो चल रहा था मैकाले माइन्यूट्स। उसके बाद 1853 में एक चार्टर एक्ट और आया, एक चार्टर एक्ट और जारी किया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से ब्रिटिश संसद में नया आज्ञा पत्र प्राप्त करना था। उस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये रियलाइज हुआ कि जो हमारी एजुकेशन है, जो भारत की शिक्षा है, इसे हम लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकते। भाई बहुत साल हो गए, बहुत सारा गैप हो गया, 1833 से 1853 तक का गैप हो गया, यानी 20 साल का गैप हो गया है ना। तो ज़्यादा दिन तक इग्नोर नहीं कर सकते हमारे यहाँ की एजुकेशन को। तो इन्होंने क्या करा, एक कमेटी का गठन किया इंडियन एजुकेशन के लिए, कि भारतीय शिक्षा पे ध्यान देने के लिए। तो जो ये कमेटी है, इसने पूरी जितनी भी एजुकेशन थी हमारी जो चल रही थी, उसमें डीप स्टडी करी, उसे ध्यान से देखा कि क्या क्या कमियां हैं, क्या सजेशन देना चाहिए, और उसी के बेस पे रिकमेंड की, कमेटी रिकमेंड की और नई एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की। कब, 19 जुलाई 1854 में, यानी एक साल के अंदर। उस टाइम पे क्या है, जो चार्ल्स वुड थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड थे, इसीलिए इसे वुड डिस्पैच बोला जाता है। इस डिस्पैच के द्वारा पहले टाइम फर्स्ट टाइम कंपनी ने प्रेजेंट करी एक डिटेल रिव्यू सारे एस्पेक्ट पे, सारे कौन से, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक पूरी स्टडी करी और सारे उसके पहलू बताए, सारे पक्ष बताए, सबकी समीक्षा की कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है। ठीक है, इस डिस्पैच के पब्लिश होने के बाद अब पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन वाज गिवन टू द फॉर्म ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, यानी इस घोषणा पत्र के प्रकाशित होने के बाद भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के स्वरूप को एक राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, इस डिस्पैच में, आफ्टर दिस डिस्पैच अ लॉट ऑफ चेंजेस टुक प्लेस इन इंडियन एजुकेशन। ये जब डिस्पैच आया, जब कमेटियों का गठन हो गया, रिपोर्ट सबमिट हो गई, तो बहुत सारे चेंजेस किए गए हमारी एजुकेशन में, जो भारत की शिक्षा है। तो इसीलिए इस डिस्पैच को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, यानी इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, और यही लाइन आपको लिखी मिल जाएगी लॉन्ग क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन कीजिए। तो अब क्या है, अब एजुकेशन पॉलिसी जो डिक्लेयर की गई वुड डिस्पैच के द्वारा 1854 में, उसके बारे में देखते हैं कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस कैसा था, यानी उसका प्रशासन और वित्त कैसा था। तो जो शिक्षा की जिम्मेदारी थी, जो एजुकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो किसकी थी, गवर्नमेंट की थी, सरकार की थी। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी लोक शिक्षण विभाग की स्थापना की जाए, जैसे कि स्कूलों में होते हैं, जैसे कि हम रिसेप्शन पे जाते हैं फीस जमा करने, इसी तरीके से पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट एक बनाया जाना चाहिए जहां पे पब्लिक को इंस्ट्रक्शन दिया जा सके। ग्रांट इन एड सिस्टम होना चाहिए, यानी अनुदान सहायता प्रणाली होनी चाहिए कि पैसे की जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट पैसा दे सके स्ट्रक्चर के लिए, सारी चीजों के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, शिक्षा का संगठन कैसा था, तो ऑर्गेनाइजेशन 4 लेवल पे किया गया, प्राइमरी लेवल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल। क्या बोल रहे हो, तो 5 हो गए, यानी हायर एजुकेशन के अंदर ये आ जाते हैं। प्राइमरी लेवल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर एजुकेशन के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटी आ जाती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेड स्कूल का एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। अब एजुकेशन जो दी जा रही थी, यानी देनी थी, उसका क्या उद्देश्य चाहिए था, क्या उद्देश्य होना चाहिए था, शिक्षा का उद्देश्य। तो फर्स्ट टाइम जब
डिस्पैच एजुकेशन पॉलिसी क्लियरली स्टेटेड, जब पहली बार ये प्रेजेंट की गई, स्पष्ट रूप से बताया गया, तो इसके अंदर क्या उद्देश्य रखे गए भारतीय शिक्षा के। तो क्या उद्देश्य रखे गए कि भाई इंडियंस का मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी दिमाग का विकास होना चाहिए इंडियंस का, जिससे कि उनका स्टैंडर्ड बढ़ सके। कौन सा स्टैंडर्ड? बौद्धिक जो उनका स्तर है वो बढ़ सके, इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड उनका बढ़ सके। ठीक है। To make the Indians aware of their Western knowledge and science and to promote their material prosperity, यानी भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान से अवगत कराना और उनकी भौतिक समृद्धि को बढ़ावा देना, जिससे कि उनकी मटेरियल प्रोस्पेरिटी बढ़ सके। ठीक है। टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडियंस एंड टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया, यानी भारतीयों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और भारत में ब्रिटिश वस्तुओं की मांग को बढ़ाना। ठीक है, यानी डिमांड बढ़नी चाहिए किसकी? ब्रिटिश गुड्स की। टू डेवलप द कैरेक्टर एंड मॉरलिटी ऑफ इंडियंस, भारतीयों का चरित्र निर्माण होना चाहिए और उनकी मॉरलिटी डेवलप होनी चाहिए, ये इनका उद्देश्य था एजुकेशन का, जिससे कि एबल वर्कर्स प्रिपेयर किए जाएं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है। अब करिकुलम कैसा रहा? शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए कि प्लेस टू ओरिएंटल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी प्राच्य भाषा और साहित्य को स्थान मिलना चाहिए। ओरिएंटल लैंग्वेज यानी लिटरेचर, हमारी हिंदी लिटरेचर। ठीक है, सॉरी संस्कृत भी लिटरेचर भी इसके अंदर ही आएगी, हिंदी लिटरेचर, अरेबिक फारसी, यानी जो हमारी पीछे से चलती आ रही है वो क्या है? ओरिएंटल लिटरेचर ऐड होनी चाहिए, उसे स्थान दिया जाए। लेकिन स्पेशल प्लेस किसे दिया जाना चाहिए? जो मेन रोल होना चाहिए वो वेस्टर्न नॉलेज का होना चाहिए, साइंस का होना चाहिए। वेस्टर्न नॉलेज यानी इंग्लिश जैसे कि मीडियम बना दिया गया था, इसी तरीके से वेस्टर्न नॉलेज होनी चाहिए और साइंस को भी इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए। ठीक है। तो पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का विशेष स्थान, इस डिस्पैच में स्पष्ट रूप से कहा गया कि हमें जोरदार ढंग से यह घोषणा करनी चाहिए कि जिस शिक्षा को हम भारत में विस्तारित देखना चाहते हैं वह यूरोपीय ज्ञान है, यानी वो हमारा ज्ञान नहीं है, यूरोपियन नॉलेज है। इन्होंने ये डिस्पैच ने बिल्कुल क्लियरली बताया, डिक्लेयर किया। लिमिटेड फ्रीडम टू रिलीजियस एजुकेशन, यानी धार्मिक शिक्षा की सीमित स्वतंत्रता। तो इस डिस्पैच ने मिशनरी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी। क्या बोलते हैं? मिशनरी स्कूल्स, यानी जो क्रिश्चियन के स्कूल होते हैं। ठीक है। तो धार्मिक तटस्थता की नीति देखी गई कि इन्होंने अपने धर्म को ज़्यादा प्रमोट किया, यानी क्रिश्चियन धर्म को लागू करने के लिए कहा कि सभी स्कूलों में बाइबल रखना अनिवार्य होना चाहिए, यानी बाइबल पढ़ाई जाए। ठीक है। मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या था इनके अकॉर्डिंग? तो इन्होंने कहा नेटिव लैंग्वेज और इंग्लिश को मीडियम बनाया जाए प्राइमरी एजुकेशन में। तो इन्होंने क्लियरली बताया कि हमारा जो डिज़ायर है, हमारी जो इच्छा है, भारत के सभी स्कूलों का उदय है और विकास को देखने की है। ठीक है। और वो उदय कैसे होगा? जब इंग्लिश को मीडियम बनाया जाएगा। इंग्लिश को मीडियम बनाया जाए हायर एजुकेशन में भी, यानी इस डिस्पैच के अंदर क्लियरली बोला गया कि ओरिएंटल लैंग्वेज अच्छी तरीके से डेवलप नहीं है। ओरिएंटल लैंग्वेज कौन सी थी? हमारी लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर अच्छी तरीके से डेवलप नहीं है। थ्रू विच द एजुकेशन ऑफ वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस कैन बी इम्पार्टेड, यानी वेस्टर्न नॉलेज का प्रचार प्रसार होना चाहिए और साइंस को भी इंग्लिश में ही पढ़ाया जाना चाहिए। और जो हायर एजुकेशन पे माध्यम होना चाहिए पढ़ाने का वो भी इंग्लिश होना चाहिए। टीचर्स की बात कर लेते हैं। टीचर इस डिस्पैच में शिक्षकों के लिए बेहतर वेतनमान की सिफारिश की गई कि उन्हें अच्छी सैलरी दी जाए, जिससे कि जो योग्य व्यक्ति है, जो टैलेंटेड टीचर है, वो काम कर सके और पैसे से आकर्षित हो सके और उनका भी स्तर उठ सके। स्टूडेंट्स के बारे में इन्होंने क्या कहा कि गरीब और मेधावी छात्रों को किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए, छात्रवृत्ति का प्रावधान होना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी हर एक स्तर के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए, जैसे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, मिडिल स्कूल है, हायर एजुकेशन है। हर लेवल के स्कूल बनाए जाने चाहिए। वोकेशनल स्कूल्स भी बनाए जाने चाहिए, यानी व्यावसायिक शिक्षा, व्यवसायिक विद्यालय की भी स्थापना होनी चाहिए। तो इनके 3 रीजंस थे इस सजेशन में कि क्यों बनाने चाहिए वोकेशनल स्कूल। पहला कि डिस्पैच चाहते थे कि इंडियन पीपल रियलाइज दैट ब्रिटिश रूल आर प्रोग्रेसिव, यानी जिससे जो इंडिया के लोग हैं वो ये महसूस करें कि जो ब्रिटिश रूल है वो प्रोग्रेसिव है, वो प्रगतिशील है। दूसरा, इट वांटेड टू मेक इंडियन पीपल ग्रेटफुल बाय लुकिंग आफ्टर देयर इंटरेस्ट, यानी यह भारतीयों के हितों की देखभाल करके उन्हें कृतज्ञ बनाना चाहते थे। तीसरा, यह डिस्पैच बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रण करना चाहता था ताकि असंतोष स्तर पर ना उभरे। ठीक है।
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यानी यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश की जाएं, विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन टू इंडियंस, अगर इंडियंस को हायर एजुकेशन देनी है तो उसके लिए एस्टेब्लिश होने चाहिए कौन, यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि मद्रास यूनिवर्सिटी, मुंबई और कोलकाता। ठीक है। द क्रिएशन, जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं ये किस तरीके से क्रिएट होनी चाहिए, जैसे कि किसके मॉडल पे होनी चाहिए, लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे ये क्रिएट की जानी चाहिए। जन शिक्षा में इन्होंने क्या कहा कि जनता की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कौन सी थी कि तुम एलाइट क्लास को पढ़ाओ, जो लोअर वर्ग है वो उनके संपर्क में आके खुद सीख जाएगा। ठीक है। एजुकेशन विल बी मेड अवेलेबल नॉट फॉर हायर क्लासेज, यानी ऐसा नहीं है कि एजुकेशन जो हायर क्लासेज को ही दी जाए, जो हायर एजुकेशन है वो उच्च लोगों को ही दिए जाए, अमीर लोगों को ही दिया जाए, उनके सभी के लिए नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसे। ठीक है। नंबर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल विल बी इंक्रीज, यानी प्राथमिक और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो बढ़ाए जाने चाहिए, ज़्यादा खोले जाने चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं, अमीर बच्चे हैं, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए, हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाए, इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाए जाएं जिससे कि जन जन तक शिक्षा पहुंचे। इंडियन लैंग्वेज भी डेवलप होनी चाहिए और वेस्टर्न नॉलेज और साइंस को ट्रांसलेट किया जाए इंडियन लैंग्वेज में, उसके लिए गुड ट्रांसलेटर रखा जाए और गुड ट्रांसलेटर के लिए रिवार्ड भी होना चाहिए। वोमेन्स एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा कि लड़कियों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लड़कियों की एजुकेशन पे उन्हें अलग से अनुदान देना चाहिए, सरकारी सहायता मिले, हर एक लेडीज़, हर एक लड़की पे ध्यान दिया जाए, इंडिविजुअल हेल्प दी जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। मुस्लिम की एजुकेशन को क्या कहा कि भाई मुस्लिमों की एजुकेशन, मुस्लिम बच्चों के लिए भी एजुकेशन खोली जानी चाहिए, इस पर्पज़ के लिए उनके स्कूल खोले जाने चाहिए, यानी सुदेशे के लिए मकताब और मदरसे जो बंद हो चुके थे वो भी थोड़े बहुत खोले जाएं। वोकेशनल एजुकेशन पे इन्होंने क्या कहा कि बिल्कुल अच्छे प्रावधान होने चाहिए, अच्छे अरेंजमेंट होनी चाहिए, यानी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए वोकेशनल एजुकेशन की। एजुकेटेड पर्सन को गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन और उनके वर्क एफिशिएंसी के बेस पे, सरकारी नौकरी प्रदान की जाए उनकी योग्यता और कार्य कुशलता के बेस पे। टीचर्स की एजुकेशन को इन्होंने क्या कहा कि टीचर को भी ट्रेन किया जाना चाहिए, भाई टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किसके पैटर्न पे, लंदन के पैटर्न पे, इंग्लैंड के पैटर्न पे। ठीक है। जो जनरल टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और अदर प्रोफेशनल टीचर्स की भी अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग की जाए। और टीचर्स को जब अपने ट्रेनिंग पीरियड पे हों, जब उनकी ट्रेनिंग चल रही हो तो उन्हें छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, उन्हें भी स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब पढ़ते हैं हंटर कमीशन। बैक टू बैक हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, यही होता है रिवीजन का मतलब कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलें और फटाफट कंप्लीट बुक का रिवीजन कर लें। अगर बुक से रिवीजन करेंगे तो एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ पाएंगे। ठीक है। और अब 15 से 20 मिनट में, मुश्किल से 10 मिनट में एक टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है, तो यही फ़ायदा होता है और दिमाग में भी थोड़ा सा स्टे कर जाता है। ठीक है। स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा स्लो लगे तो। हंटर कमीशन के बारे में पढ़ते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल रिपन ने 3 फरवरी 1882 को अपनी कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्य विलियम हंटर को प्रथम भारतीय शिक्षा का आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया, इसीलिए इसे हंटर कमीशन कहा गया। इस आयोग में भारतीय शिक्षा की क्या है, प्रगति और सुझाव प्रस्तुत करने थे, यानी भारत की जो एजुकेशन है उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, इसी बारे में इन्होंने सुझाव प्रस्तुत करने थे। आयोग ने संपूर्ण देश का भ्रमण किया, यानी पूरे देश में घूमा, वो शिक्षाविदों से भेंट की, यानी जो एजुकेशनिस्ट थे, अच्छे पढ़े लिखे जो लोग थे, उनसे मुलाकात की, शिक्षा संबंधी सरकारी लेखों का अध्ययन करा, जितने भी एक्ट आए थे वो पढ़े। 1863 को 600 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, यानी 1 साल भ्रमण करने के बाद इन्होंने अपने सारे जितने भी ओपिनियन थे, 600 पेज की एक फाइल जो है वो ब्रिटिश सरकार के सामने रख दी। अब कौन कौन से जांच के विषय थे, तो जांच के विषय क्या थे कि भाई जो वुड डिस्पैच आया था 1854 में, उसकी जांच करनी थी कि वो अच्छी तरीके से लागू हुआ है या नहीं हुआ है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। प्रेजेंट मीनिंगफुल सजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सार्थक सुझाव इन्होंने प्रस्तुत करने थे कि भाई प्राइमरी एजुकेशन का प्रमोशन होना चाहिए, अच्छी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, और देश की शिक्षा में राजकीय विद्यालयों के योगदान की समीक्षा करना कि क्या कंट्रीब्यूशन है स्टेट स्कूल में, ठीक है, कंट्री के,
और क्या थे जांच के विषय की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की प्रगति और विकास की समीक्षा करना, भारत में शिक्षा व्यवस्था जो मिशन स्कूलों की भूमिका का जांच करना कि जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, जो मिशन स्कूल चल रहे हैं उनकी जांच करना, और शिक्षा क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकारी नीति का निर्माण करना, यानी एजुकेशन सेक्टर जो है वो एस्टेब्लिश करना। सजेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर्ड इन वुड डिस्पैच, जो द कमीशन मोर और लेस सपोर्टेड इन द एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर्ड इन वुड डिस्पैच, इट इज हाउएवर रिमार्क दैट दिस पॉलिसी वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑनेस्टली, यानी इन्होंने पूरी वो पढ़ने के बाद, समीक्षा करने के बाद, पूरा देखने के बाद, रिव्यू करने के बाद पता चला कि वुड डिस्पैच जो है ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो उसी टाइम पे इन्होंने सजेशन दिए कि इस पॉलिसी को क्या है, चेंज किया जाना चाहिए। दो सजेशन इनके थे। पहला क्या था कि गवर्नमेंट शुड लीव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ऑन लोकल बॉडीज, यानी जो प्राथमिक विद्यालय है उसकी जिम्मेदारी किसे दे देनी चाहिए, लोकल बॉडीज को, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है जिले को दे दें, म्युनिसिपल बोर्ड्स को दे दें, और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सौंप दें, जो प्राइवेट संस्था हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं, उन्हें सौंप दें, और प्राइमरी की किसे दे दें, लोकल बॉडीज को, जैसे कि जिले स्तर पे। दूसरा क्या था, गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट अ लिबरल पॉलिसी इन ग्रांट इन एड सिस्टम, इन दिस कंटेक्ट द कमीशन गेव द फॉलोइंग सजेशन, यानी सरकार को क्या करना चाहिए, अनुदान सहायता प्रणाली में एक उदार नीति अपनानी चाहिए कि जहां जरूरत हो पैसे की वहां अनुदान दिया जाए, जैसे कि स्कूलों का स्ट्रक्चर वगैरह है। तो इसके पक्ष में क्या सुझाव दिए इन्होंने कि बिसाइड टीचर सैलरीज एंड स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट, ग्रांट शुड ऑल्सो बी गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, लैबोरेटरी एंड लाइब्रेरी, यानी भाई टीचर्स को तो सैलरी जानी है और बच्चों को भी स्कॉलरशिप जानी, इसके अलावा और क्या होना चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग के लिए पैसा दिया जाए, स्कूल में लैब के लिए पैसा दिया जाए, स्कूल में लाइब्रेरी के लिए पैसा दिया जाए। ठीक है। रूल्स फॉर द ग्रांट इन एड शुड बी सिंप्लीफाइड एंड लिबरलाइज, यानी अनुदान सहायता के नियमों को सरल और उदार बनाया जाना चाहिए। जो ग्रांट इन एड सिस्टम के रूल हैं वो बिल्कुल सरल होने चाहिए और लिबरलाइज होने चाहिए, यानी उदार होने चाहिए। कहने का मतलब है कि जब जरूरत हो उसी टाइम पे अनुदान दिया जाए, जैसे कि जरूरत आज है और पैसे 10 दिन बाद आ रहे हैं तो फिर क्या फायदा, जिस टाइम पैसों की जरूरत है उस टाइम ही दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, स्कूल के हिसाब से पैसे दिए जाने चाहिए कि जिस स्कूल को ज़्यादा पैसे की जरूरत है उसे ज़्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। ठीक है। अनुदान सहायता के लिए नियम प्रांतीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए जाने चाहिए। अनुदान सहायता के लिए नियम अलग अलग पहलुओं के लिए अलग से बनाए जाने चाहिए। वही बात है कि अलग से बनाए जाने चाहिए, जिस स्कूल के लिए ज़्यादा पैसे की जरूरत है, ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, वहाँ ज़्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। अनुदान सहायता के लिए संशोधित नियम और बाद में किए गए किसी भी परिवर्तन को आधिकारिक राजपत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में शामिल सभी लोगों, विशेष रूप से प्राचार्यों को सूचित किया जाना चाहिए। यानी जैसे ग्रांट इन एड सिस्टम आता है, जैसे कि भाई एनसीईआरटी देती है 10 लाख रुपए की, इसे हिंदी में कन्वर्ट कर दो, तो जो पैसा है पहली बात तो वो इक्वल आना चाहिए, और अगर उसमें कोई भी संशोधित होता है, कुछ भी उसमें चेंजेस आता है तो वो सबको सूचित किया जाना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। ठीक है। किसी भी विद्यालय से प्राप्त सहायता अनुदान के आवेदन एवं किसी भी पहलू पर निर्णय लेने से पूर्व विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। यानी जैसे किसी स्कूल का अनुदान कम कर दिया या दे नहीं रहे हैं तो उससे पहले चर्चा की जानी चाहिए, डिस्कशन किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए। विद्यालयों को अनुदान स्वीकृत करते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, कि सभी को बराबर देना है। अविलंब अनुदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यानी जो हर स्कूल के लिए विदाउट एनी डिले पैसा दिया जाना चाहिए, कि भाई लेट ना हो, टाइम पे पैसा दिया जाए। अनुदान प्राप्त करने वाले जो स्कूल हैं उनके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ग्रांट इन एड टू एनी स्कूल शुड नॉट बी विदहेल्ड विदाउट एनी रीजन, यानी बिना किसी कारण के पैसा नहीं रोकना है। अब इनकी क्या प्रमुख सिफारिशें थी कि एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, की भाई प्राथमिक शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। यही तो इनकी रिकमेंडेशन थी कि प्राइमरी से लेके आगे तक का अच्छी एजुकेशन दी जाए। तो आयोग ने पाया कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण शिक्षा की नींव है, यानी हमारी जो एजुकेशन है वो किस पे बेस्ड करती है कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन हमें किस तरीके की मिली है, हमारा बेस कैसा है। तो प्राइमरी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी बच्चे का बेस अच्छा होता है। तो इसकी प्रगति और विस्तार के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना जिले लेवल पे भी हो, नगर पालिका बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए, यानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की टेंशन होनी चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जिम्मेदारी दे दी जाए। इससे यह सिफारिश भी की कि प्राथमिक स्तर
प्राथमिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्राथमिक शिक्षकों की उचित प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। यानी अगर हमें प्राइमरी लेवल को बढ़ाना है तो उसमें टीचर भी अच्छे होने चाहिए, और टीचर कैसे होने चाहिए, जिन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हो, प्रॉपर ट्रेंड होने चाहिए। नॉर्मल स्कूल खोले जाने चाहिए इस उद्देश्य के लिए। टू रिगार्ड द करिकुलम एट द प्राइमरी स्टेज, द स्टेजेस शुड बी गिवन अ फ्री हैंड, यानी प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या के संबंध में राज्य को खुली छूट दी जानी चाहिए कि भाई जो तुम रूल अपनाना चाहते हो वो अपना सकते हो। सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, फर्स्ट एड, बैंकिंग, ज्योमेट्री, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए करिकुलम में प्राइमरी में, क्योंकि इनकी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये हमारे डेली यूज में भी काम आते हैं और हमारे वोकेशनल हमें जॉब भी दिलाते हैं। ठीक है। इस कमीशन ने और सिफारिश की कि मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है, जो शिक्षा का माध्यम है प्राइमरी पे, वो कैसा होना चाहिए, मदर टंग होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो। स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, यानी इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि इंडिजीनियस एजुकेशन को एनकरेज किया जाए, यानी जो स्वदेशी शिक्षा है, जो हमारे देश की शिक्षा है, उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कमीशन ने डिफाइन किया कि इंडिजिनस जो स्कूल हैं, जो स्वदेशी स्कूल हैं, एज वन एस्टेब्लिश और कंडक्टेड बाय नेटिव्स ऑफ इंडिया और नेटिव मेथड, यानी मूल तरीकों पर और भारत के मूल निवासियों द्वारा स्थापित या संचालित होने चाहिए, यानी जो हमारे यहाँ के स्कूल हैं वो हमारे तरीके से ही चलने चाहिए। स्कूल इम्पार्टिंग सच एजुकेशन, जो स्कूल इस तरीके की एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस कमीशन ने और ये रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना है, इंस्टीट्यूशंस में कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए एडमिशन की, किसी भी इंस्टीट्यूशन में प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, टीचर्स के ट्रेनिंग की, अच्छी टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उन्हें स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। अब माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, यानी एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और क्या रिकमेंडेशन थी, तो सेकेंडरी एजुकेशन को इन्होंने रिकमेंड किया कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, यानी विस्तार होना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन आगे बढ़े, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, उन्हें ग्रांट इन एड अनुदान दिया जाए, यानी उन्हें पैसे से सहायता दी जाए। ठीक है। आयोग ने प्रत्यक्ष उद्यम से सरकार के क्रमिक वापसी की नीति की वकालत की, और गवर्नमेंट शुड ओपन इट्स स्कूल एट सच प्लेसेस वेयर प्राइवेट स्कूल डू नॉट एग्जिस्ट, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल नहीं है वहाँ गवर्नमेंट स्कूल खोले जाएं, वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द प्राइवेट बॉडीज टू एस्टेब्लिश देयर इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल ना हो या प्राइवेट बॉडीज के लिए पॉसिबल ना हो स्कूल खोलना, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल खोले जा सकें। डाइवर्सिफाइड कोर्स होने चाहिए, यानी विविध पाठ्यक्रम होना चाहिए, जैसे कि इस कमीशन ने सजेस्ट किया कि नीड फॉर बाइफर्केशन इन करिकुला इन द हायर स्टैंडर्ड स्कूल्स, डाइवर्सिफाइड कोर्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड डिवाइडिंग देम इनटू 2 कोर्सेज, यानी आयोग ने उच्च स्तरों के स्कूल में 2 विभाजन पाठ्यक्रम की व्यवस्था करी, यानी 2 तरीके से विभाजन होना चाहिए। किस तरीके से, 2 कोर्स होने चाहिए। ए जो कोर्स है, पहला जो कोर्स है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो उसे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। दूसरा जो कोर्स है कि शुड बी मोर प्रैक्टिकल कैरेक्टर, कॉमर्शियल, नॉन लिटरेरी नेचर, यानी दूसरा जो कोर्स है वो मोर प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी उसमें कोई एंट्रेंस चाहे ना भी हो, वो कैसा होना चाहिए, कॉमर्शियल होना चाहिए कि सभी ले सकें, नॉन लिटरेरी होना चाहिए। कॉलेज एजुकेशन के बारे में, कॉलेज एजुकेशन को अनुदान दिया जाना चाहिए, टीचर्स को अच्छी सैलरी दी जानी चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए और साइंस की लैब भी अच्छी होनी चाहिए। दिस कमीशन ऑल्सो स्ट्रेस द नीड फॉर, यानी इस कमीशन ने और किस पे बल दिया कि फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ फ्री स्टूडेंटशिप, यानी बच्चों को जो छात्रवृत्ति दी जा रही है उसका अनुपात बिल्कुल निश्चित रहना चाहिए, और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए बच्चों को कि अगर वो दूसरे देश में जाके अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं तो ये सुविधा भी उन्हें दी जाए। टीचर्स की ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाए कि टीचर्स का स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव होगा, जब उन्हें टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन मिलेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है। इस कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि जितने भी जोर तुम लगा सकते हो, जितने भी प्रयास तुम कर सकते हो, हर संभव प्रयास करो, लेकिन टीचर अच्छे होने चाहिए, टीचर ट्रेंड होने चाहिए और ट्रेंड टीचर ही अपॉइंट किए जाने चाहिए स्कूल में। महिला शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। आयोग ने सिफारिश की कि निजी लड़कियों के लिए स्कूलों को उदार अनुदान दिया जाना चाहिए, इन लड़कियों को भी स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, और स्कूली शिक्षा में यानी जो महिला स्कूल हैं, जो लड़कियों के स्कूल हैं, वहाँ पे लेडीज टीचर ही होने चाहिए। ठीक है, बस यही है।
मुस्लिम एजुकेशन के बारे में क्या कहा कि द कमीशन को महसूस हुआ कि मुस्लिम एजुकेशन जो है, मुस्लिम जो हैं आज की डेट में पीछे हैं, बैकवर्ड है। तो इनके बारे में क्या सिफारिश की कि भाई मुस्लिमों के सेपरेट स्कूल होने चाहिए, ओपन स्कूल भी होने चाहिए मुस्लिम एजुकेशन के, इसे भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो पुराने तरीके के स्कूल थे जैसे कि मकताब और मदरसे थे, उन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए, इन्हें भी अनुदान दिया जाना चाहिए मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। और मुस्लिम स्कूल इंस्पेक्टर भी अपॉइंट किए जाने चाहिए जो कि उनका इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम देख रेख करते रहें। बैकवर्ड बच्चों के बारे में इन्होंने क्या कहा पिछड़े वर्ग की शिक्षा के लिए, तो इन्होंने कहा कि हंटर कमीशन ये रिकमेंड करता है कि गवर्नमेंट को ये फैसिलिटी देनी चाहिए बैकवर्ड को कि सजेस्ट करें गवर्नमेंट स्कूल शुड बी ओपन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए सरकारी स्कूल खोले जाएं जिससे कि उनकी भी प्रगति हो सके। तो ये था हंटर कमीशन, होपफुली आपको समझ आया होगा। अब पढ़ते हैं सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन को हम बोलते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, क्योंकि इसमें जो सारी बात है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ही की गई है। क्योंकि जब सैडलर कमीशन आया था ये इसलिए दिया गया था क्योंकि यूनिवर्सिटी पे इतना ज़्यादा बर्डन हो गया था, तो उसके बर्डन को कम करने के लिए सैडलर कमीशन को लाया गया 1917 में। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, तो पढ़ते हैं सैडलर कमीशन को। इस कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं। ये जो कमीशन है ये अपॉइंट हुआ 1917 में। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर माइकल सैडलर, ठीक है। टू स्टडी एंड रिव्यू द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी इसके चेयरमैन थे सैडलर जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी करी और रिव्यू करा पूरा यूनिवर्सिटी एजुकेशन को। क्या क्या एग्जामिन किया इन्होंने, क्या क्या परीक्षण किया इन्होंने, एलिमेंट्री से लेके हायर एजुकेशन तक जो बंगाल में चल रही थी उसका पूरा रिव्यू करा इन्होंने, पूरा एग्जामिन किया, पूरा परीक्षण किया। सर आशुतोष जो है इंडियन मेंबर थे, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, यानी इस कमीशन के मेंबर थे ये। इनका जो मुख्य उद्देश्य था, यानी इस कमीशन का जो मुख्य उद्देश्य था कलकत्ता विद्यालय के मामलों की जांच करना था, लेकिन तुलना के उद्देश्य से इसका अन्य विश्वविद्यालयों के कामकाज का अध्ययन करने की भी अनुमति दी गई। यानी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसकी इंक्वायरी तो करनी थी, साथ में और यूनिवर्सिटीज का भी थोड़ा सा देख सकते थे। अनुमति दी गई कि दूसरे जो कामकाज हैं दूसरे विश्वविद्यालयों के, उनका भी अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। तो आयोग ने सभी विश्वविद्यालय केंद्रों का दौरा किया और 17 महीने के कठिन परिश्रम के बाद, यानी 17 महीने तक दौरा किया, सबकी स्टडी की कि किस यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, किस कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है। 1919 में 13 खंडों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, 13 वॉल्यूम आई उसकी, ठीक है। तो इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटर कॉलेज काउंसिल, यानी जो इंटर कॉलेज काउंसिल है वो एस्टेब्लिश किए जाने चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ टुडे इज द डेवलपमेंट फ्रॉम दिस काउंसिल, यानी इस आयोग ने इंटर कॉलेज परिषद की स्थापना की सिफारिश की और आज का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसी परिषद का विकास है। अब इसकी क्या मेन रिकमेंडेशन थी, इसकी सिफारिशें क्या है, मुख्य सिफारिशें। एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी शुड टेक प्लेस आफ्टर द इंटरमीडिएट स्टेज, यानी पहले बच्चा 12th करेगा उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाएगा। अगर आपने कहीं सुना हो पहले के टाइम पे 10th के बाद ही बच्चा क्या है कॉलेज में एंट्री कर लेता था, बहुत पहले की बात है ये। तो इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन से इंटरमीडिएट को अलग होना चाहिए, यानी विद्यालय में प्रवेश इंटरमीडिएट चरण के बाद होना चाहिए, बच्चा 12th करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में जाए, ठीक है। यह मैट्रिक चरण के बाद नहीं होना चाहिए, यानी 10th के बाद नहीं होना चाहिए। जो 10th के बाद वो सिस्टम चल रहा था ना कि 10th के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो नहीं होना चाहिए। 11th 12th को यूनिवर्सिटी से अलग कर दिया जाना चाहिए। 3 ईयर डिग्री कोर्स बनाए जाने चाहिए, जैसे कि अब चलते हैं ग्रेजुएशन होती है BA 3 साल की, ये सब तो 3 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए। हर प्रांत में स्कूली शिक्षा के दोनों स्तरों को संभालने के लिए अलग अलग बोर्ड होने चाहिए। स्कूल 12 साल तक चलना चाहिए, यानी छात्रों को मैट्रिक स्तर की बजाय क्या करना चाहिए 12th करके ही अपनी स्कूलिंग पूरी करनी चाहिए। 12th करने के बाद यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेना चाहिए, ठीक है। उच्च और विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिश थी, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटी शुड बी लेस फ्लेक्सिबल, यानी जो विश्वविद्यालय पर सरकार का नियंत्रण है वो थोड़ा सा लचीला होना चाहिए, यानी जहां चेंज करने की जरूरत है वहां चेंज हो जाए, ठीक है। फर्स्ट डिग्री कोर्सेज शुड बी ऑफ 3 years आफ्टर इंटरमीडिएट स्टेज, यानी 12th करने के बाद 3 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए। इसमें भी पास कोर्स होना चाहिए, यानी ऑनर्स कोर्स भी होने चाहिए, जैसे कि ड्यू में होता है, BA कर लो किसी भी ऑनर सब्जेक्ट से, तो ऑनर कोर्स भी होने चाहिए। यूनिवर्सिटी टीचर जो हैं
अपॉइंट किए जाने चाहिए किसके द्वारा, सिलेक्शन कमेटी इंस्टीट्यूट के द्वारा, स्पेशली फॉर द पर्पस, यानी जिस उद्देश्य के लिए वो आ रहे हैं वही उद्देश्य के लिए अपॉइंट किए जाने चाहिए। हर एक यूनिवर्सिटी में एक डायरेक्टर होना चाहिए फिजिकल ट्रेनिंग का, जो कि बच्चों की फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे सके, उनके शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान दे सके। इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि क्लोजर कोऑपरेशन रिलेशन बिटवीन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, यानी क्या होना चाहिए, आयोग ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों के बीच घनिष्ठ सहयोग और संबंधों की सिफारिश की कि भाई अच्छे लिंक होने चाहिए, और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े समुदाय हैं उन पे ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही है उन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। और क्या रिकमेंड किया कि फुल टाइम सैलरी होनी चाहिए, एक वाइस चांसलर होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, अब रिकमेंडेशन और क्या क्या थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। तो कलकत्ता जो विश्वविद्यालय था उसके शिक्षण संस्थानों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए, यानी दोबारा से गठित किया जाना चाहिए। और आयोग ने महसूस किया कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है उसमें छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घिचपिच हो रही है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो विश्वविद्यालयों ने इतनी बड़ी संख्या को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना संभव नहीं था। यानी एक साल, अब किसी कॉलेज में जगह तो हो 1000 ही, मतलब 1000 बच्चे ही जा सकें और आ जाएं उसमें 10,000 बच्चे, तो कितनी घिचपिच हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सिफारिश की कि ढाका में एक एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए, यानी एक यूनिवर्सिटी कहाँ बननी चाहिए, ढाका में बननी चाहिए। ठीक है, महिला शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिश की कि जिन लड़कियों के माता पिता अपनी बेटी को 15-16 साल की उम्र तक शिक्षित करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, पर्दा स्कूल शुरू करना चाहिए कि भाई पर्दा में वो पर्दा करके लड़कियां पढ़ लें। पहले के टाइम पे पर्दा बहुत चलन पे था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा बोर्ड बनाया जाना चाहिए और इस बोर्ड को महिलाओं के लिए विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करने चाहिए और उन्हें शिक्षकों के प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा के लिए भी विशेष सुविधा दी जानी चाहिए। टीचर्स की ट्रेनिंग के बारे में क्या सिफारिश की कि नंबर ऑफ टीचर्स शुड बी इंक्रीज विदाउट डिले, बिना किसी देरी के टीचर्स के नंबर बढ़ा दिए जाने चाहिए। टीचर्स के नंबर से मतलब है ज़्यादा टीचर्स रखे जाने चाहिए। ठीक है, बिना किसी देरी के। प्रोफेशनल और वोकेशनल स्टडी जो है उसके बारे में क्या सिफारिश की कि देयर शुड बी प्रोविजन फॉर वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स इन द यूनिवर्सिटी, यानी व्यावसायिक कोर्स भी होने चाहिए, वोकेशनल कोर्स भी होने चाहिए और प्रोफेशनल स्टडी अगर किसी को करनी है प्रोफेशनल कोर्स भी होने चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये था सैडलर कमीशन। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। अब पढ़ते हैं बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन को हम वार्धा स्कीम भी बोलते हैं। ये 1937 में आया है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है और कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लेता है। तो बेसिक एजुकेशन वार्धा स्कीम 1937 इसे बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। एट फर्स्ट इन 1921 यानी सर्वप्रथम 1921 में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव रखा। किसने? गांधी जी ने। परंतु उसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। 1937 में भारत के सभी राज्यों में स्वशासन का गठन हुआ, यानी पूर्ण बहुमत से कांग्रेस को 11 में से 7 राज्यों में सत्ता में आई। तो भाई मजे आ गए इनके। तो राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ अक्टूबर 1937 में, वार्धा में आयोजित हुआ। वार्धा क्या है? जगह का नाम है। वहां एक कॉन्फ्रेंस हुई 1937 में, जिसमें गांधी जी ने जो एजुकेशन का ड्राफ्ट बनाया हुआ था वो प्रेजेंट किया। तो इस ड्राफ्ट को नाम पड़ा बेसिक एजुकेशन। क्या नाम पड़ा? बेसिक एजुकेशन। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। इस ड्राफ्ट के अंदर जो बेसिक एजुकेशन था, कौन कौन से पॉइंट्स को स्वीकृत किया गया, कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर थे कि भाई फ्री और कंपलसरी यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए 7 से 14 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, और बच्चे को पढ़ाया किस माध्यम में जाना चाहिए? मदर टंग में, उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। जो पूरी एजुकेशन है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए? हस्तकला पे बेस्ड होनी चाहिए, हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री पे, कि बच्चा अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपना जीवन चला सके, कमा के खा सके। तो उसे क्या है? हाथ की कला सिखानी है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट सेलेक्ट होनी चाहिए बच्चे की एबिलिटी के बेस पे, बच्चे की योग्यता की बेस पे और बच्चे की रीजनल नीड्स पे, यानी जिस एरिया से बच्चा आता है जो वहाँ पे चीज़ें चलती हैं। जैसे कि किसी के यहाँ खेती चलती है, किसी के यहाँ कढ़ाई बुनाई चलती है, किसी के यहाँ फूल की खेती होती है, किसी के यहाँ गन्ने की खेती होती है। तो उसके रीजनल नीड्स के अकॉर्डिंग हैंडीक्राफ्ट होना चाहिए और हैंडीक्राफ्ट इस तरीके से पढ़ाया जाए, सिखाया जाए बच्चे की कमाने के लिए सक्षम हो जाए बच्चे।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बजाय यानी हस्तशिल्प शिक्षा के आर्थिक महत्व के साथ साथ सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को भी ध्यान दिया जाना चाहिए, स्थान दिया जाना चाहिए। अब इसके मूल मूल्य क्या थे बेसिक एजुकेशन के, कि बच्चा खुद से करके सीखे, खुद से सीखे, उसे बेसिक चीजें आनी चाहिए, लिखना पढ़ना और थोड़ा बहुत हस्तकला आना चाहिए, उसका उच्च क्रम सोच जो है, सोचने समझने की जो शक्ति है वो विकसित हो सके, उसके अंदर मूल्य विकसित हो सके, मोरल वैल्यूज हो जाएं, नैतिक मूल्य होने चाहिए उसके अंदर, और इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए कि एकजुट होकर रहें, सबके साथ इंटीग्रेट एकीकरण करके रहें, कल्चर बेस्ड और चाइल्ड फ्रेंडली रहने चाहिए, यानी अपने आस पड़ोस अपने सभी जगह फ्रेंडली बिहेव करें, सभी के साथ अच्छी तरीके से रहें, अपनी संस्कृति पे आधारित होने चाहिए, सभी के साथ इक्विटी और क्वालिटेटिव एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए, पहुंच और गुणवत्ता सभी को मिलनी चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल क्या थे बेसिक एजुकेशन के, यानी बुनियादी शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या थे, कि मेकिंग एजुकेशन कंपलसरी एंड फ्री, यानी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए 7 से 14 साल के बच्चे की, ठीक है। और एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा सेल्फ सपोर्टिव हो, खुद एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो सेल्फ सपोर्टिव हो, बच्चा भी अपनी लाइवलीहुड चला सके और एजुकेशन का खर्चा भी साथ के साथ निकल सके, यानी स्कूल में इस तरीके की आर्ट क्राफ्ट शुरू की जानी चाहिए कि उनसे पैसे आके स्कूल का खर्चा भी निकल सके और बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी फ्री हो सके, ठीक है। और बच्चों को क्या पढ़ाना है, उन्हें ट्रुथ सिखाना है, सच्चाई के रास्ते पे उन्हें भेजना है, अहिंसा को फॉलो करना है और सर्वोदय को फॉलो करना है, यानी अपने आस पड़ोस में अच्छी तरीके से रहना है। और उन्हें क्या सिखाना है, एम क्या होना चाहिए पढ़ाने का, कि वो जो चीज़ें सीख रहे हैं उन्हें उनकी लाइफ के साथ जोड़ें, जीवन के साथ सहसंबंध करें। और बच्चे को जब पढ़ाया जा रहा है तो उसका जो मीडियम होना चाहिए वो मदर टंग होना चाहिए। एजुकेशन पूरी की पूरी किस पे बेस्ड होनी चाहिए, हस्तशिल्प पे बेस्ड होनी चाहिए, यानी बच्चे अपने हाथों से करके सीखें, कताई बुनाई पेंटिंग करें, सिलाई सीखें, कढ़ाई सीखें, खाना बनाना सीखें, मतलब ये सारी चीज़ें, लकड़ी काटना, ये सब लकड़ी का कुछ भी काम करना, या फिर काटना जो ये चरखा चलाते थे गांधी जी। और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग नॉलेज एज अ यूनिट, और किस तरीका का ज्ञान होना चाहिए जो एक यूनिट के समान हो, जैसे कि एक यूनिट यानी एकजुट होके। एम क्या थे बेसिक एजुकेशन के, एम थे कि भाई बेसिक एजुकेशन देने का यही उद्देश्य था बच्चे का कि उसे अपनी लाइफ के लिए प्रिपेयर कर सकें, उसे बेसिक नॉलेज और बेसिक स्किल आ सकें और अपनी जीवन वो अच्छी तरीके से चला सके। तो इसका उद्देश्य था कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए, यानी उसके शरीर का भी विकास होना चाहिए और उसके दिमाग का भी विकास होना चाहिए। सर्वोदय सोसाइटी एस्टेब्लिश होनी चाहिए। सर्वोदय सोसाइटी का मतलब है कि अपने पड़ोस में भी अच्छी तरीके से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, ब्रदरहुड की भावना से रहें, भाईचारे की भावना से। संस्कृति का विकास होना चाहिए। संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए, यानी हम संस्कृति के बारे में सीख रहे हैं तो आगे फिर बच्चों में ट्रांसफर करें। बच्चे के चरित्र और नैतिक का विकास होना चाहिए, यानी बच्चे का चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर मोरलिटी होनी चाहिए, उसे गलत सही का पता हो, वो ट्रुथ को फॉलो करे, नॉन वायलेंस को फॉलो करे, यानी अहिंसा का पालन करे, सत्य का धर्म का पालन करे। वोकेशनल डेवलपमेंट, उसका व्यावसायिक विकास होना चाहिए जिससे कि वो कमा के खा सके, अपना जीविकोपार्जन चला सके। नागरिकता की भावना होनी चाहिए कि वो समाज में अपने दायित्व समझ सके, अपने कर्तव्य समझ सके कि मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, समाज के हित में। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उसका होना चाहिए, यानी एकादशी व्रत के बारे में बच्चों को पढ़ाएं। आध्यात्मिक विकास बच्चे का होना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। विदाउट फेस मैंने आज क्लास रिकॉर्ड की है क्योंकि घर का माहौल इस तरीके का नहीं था कि मैं क्लास अच्छी तरीके से खुश माहौल में बना सकूं, क्योंकि सभी के घर में ये चीज़ें चलती रहती हैं। किसी के में ज़्यादा हो जाती हैं तो ज़्यादा चीज़ें, जब ज़्यादा सिर से ऊपर चीज़ें चली जाती हैं, दुख जब ज़्यादा हो जाता है तो हम उस तरीके से काम नहीं कर पाते जैसे हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वही सब मेरे साथ हो रहा है। ये प्रॉब्लम्स को समझ रहे होंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो शेयर कर सकते हैं जहाँ भी बीएड के ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जैसे कि हिमांशु कल कह रहे थे कि ग्रुप में उनका मैसेज आ रहा था कि मैं सभी के पास मैं शेयर करता हूं, लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। तो हिमांशु मैं बहुत जल्द व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाली हूं, बस आप सभी लोग जुड़े रहें। मे भी इस साल नहीं बनेगा तो आप लोग सेकंड ईयर में मेरे साथ रहेंगे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लेंगे हम, जिसमें आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, अभी कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप मैंने नहीं बनाया है और मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।